देखिए, सबसे पहले देखते हैं एक बार रजिस्टर्स को। अगर रजिस्टर सीधा सीधा ब्रेक हो जाता है, हम कभी ट्रेड नहीं लेंगे। जब इस तरीके से निकले तभी हम ट्रेड लेंगे। और उसके अलावा जब भी रजिस्टर्स का ब्रेकआउट होता है, रजिस्टर्स के पास प्राइस टाइम स्पेंड करके निकलती है, तो इस लेवल पर हम एंटर कर सकते हैं लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। फिर आपको अपनी क्वांटिटी को किस तरीके से ऐड करना है वो डिसीजन आपको लेना है। और उसके अलावा आप कहो कि मुझे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कंफर्मेशन चाहिए, तो भले ही यहाँ पर इस तरीके से बिल्डअप हुआ हो, आप ब्रेक होने दो, ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट होने दो, और रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर आप जाओ यहाँ पर और यहाँ पर अपना एसएल लगाओ। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और ये तरीका सबसे अच्छा है। अब इसी तरीके से ट्रेंड लाइन को किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर सीधा सीधा ब्रेकआउट हुआ है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर रिटेस्ट होने देंगे, रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर हम जाएंगे। या फिर अगर यहाँ पर ब्रेकआउट के पहले इस तरीके से पुल बैक किया, हमारे पास एसएल रखने का पॉइंट है, तो यहाँ पर हम इसे ट्रेड करेंगे ये एसएल के साथ। फिर यहाँ पर आप हाफ क्वांटिटी ऐड करो, फिर इस तरीके से रिटेस्ट करें तब हाफ क्वांटिटी ऐड करो। वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। ये सारी चीज़ें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके साथ आपको और अच्छे से समझ में आएगी। और फिर आ जाता है हमारा सपोर्ट, जो कि हमने अभी समझा। इस तरीके से ब्रेक होगा, हम कभी ट्रेड नहीं करेंगे। इस तरीके से रिटेस्ट के ब्रेकडाउन पर ही हम जाएंगे। या फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होता है, यानी कि प्राइस सपोर्ट पे टाइम स्पेंड करती है या फिर इस तरीके से पुल बैक करती है, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। फिर क्वांटिटी को हमें मैनेज करके इस तरीके से रिटेस्ट के ब्रेकडाउन पर और क्वांटिटी को ऐड करना है। फिर यहाँ से हमें रिटेस्ट के बाद और एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और जब भी प्राइस सपोर्ट पर आती है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, तब आपको बाय करना है। तो तब इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ जाए कभी बाय मत करो, थोड़ा नीचे आने दो, फिर इस तरीके से ऊपर जाने दो, तभी आपको बाय करना चाहिए। क्योंकि ये इस तरीके से आया है, फिर इस तरीके से जाता है, तो ये इस तरीके से नीचे भी जा सकता है या फिर इस लेवल से साइडवेज भी हो सकता है। तब हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड तभी करेंगे जिस लेवल से प्राइस नीचे आई है उस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चली जाए, हमें तभी ट्रेड करना है। और रेजिस्टेंस का भी इसी तरीके से याद रखना कि यहाँ पर प्राइस आई, नीचे आई, हम कुछ नहीं करेंगे। जिस लेवल से वापस ऊपर गई उस लेवल को तोड़ा, तभी जाके हम शॉर्ट में एंट्री बनाएंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना। चलिए, तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज कर लिया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को। अब हम देखते हैं सपोर्ट को रियल चार्ट में। और यहाँ पर देखना, इस सपोर्ट पर मैं आपको कहता हूँ कि सपोर्ट से बाय किस तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पर इस हैमर कैंडल को आप देखते, ये पिन बार कैंडल है, क्योंकि ऊपर थोड़ी सी वीक है तो आप इसे पिन बार कह सकते हो। तो यहाँ पर इस पिन बार को आप देखते, हाई इसका क्रॉस हुआ आप देखते, तो यहाँ पर बाय करने की कोशिश करते, इसका लो का एसएल लेके कि चलो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपने देखा कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने फेल हुई। तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना। मैं आपको क्या कहता हूँ किस तरीके से करना है। देखो, ये यहाँ से ऊपर गया, इस लेवल से ये नीचे आया है ना, इस लेवल से, तो ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता हम बाय नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। इस लेवल पर हम एंटर करेंगे इस एसएल के साथ। और फिर ये जो रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। यहाँ पर हमें कम क्वांटिटी को ऐड करना है। जब ये रेजिस्टेंस निकल जाता है, यहाँ पर हम और अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाना है। फिर यहाँ पर देखिए, इस लेवल पर कहीं ना कहीं प्राइस ने सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ गई, हम बाय नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर नीचे की तरफ आई, फिर जब ऊपर की तरफ जाके ये लेवल क्रॉस करती है, इसके ऊपर जाती है, मतलब कि ट्रेंड चेंज होने लगा। इस लेवल पर हम बाय करेंगे लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। फिर आप देखो, हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर अगर सपोर्ट को टच किया, कोई बुलिश कैंडल बनाई, सीधा बाय करने चले गए, फिर ख़त्म हो जाओगे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना। काफ़ी बार होता है ऐसा कि सपोर्ट पर कोई बुलिश कैंडल बनाए, सीधा इस तरीके से निकल गई, निकलने दो, हमें उसका कोई काम नहीं है। जो चीज़ें रेयरली होती है उनके पीछे हम नहीं जाएंगे, जो चीज़ें ज़्यादातर होती है उन्हीं को हम सीखेंगे। फिर अगर यहाँ पर आप देखोगे कि इस लेवल से एक ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं, फिर यहाँ पर देखो ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, पर आप देख रहे हो कितनी बड़ी वीक रिजेक्शन आई है। साथ में यहाँ पर देखो, यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ चली गई। इसीलिए हमें हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। अब इस वीक रिजेक्शन के नीचे अगली कैंडल ये यहाँ पर आ गई, मतलब कि यहाँ से बायर्स ने प्राइस को उठाया था,
वो फेल हो गए, अब और ज़्यादा प्राइस नीचे की तरफ जा सकती है। तो जैसा हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में सीखा था उस तरीके से देखो हो रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये रहा आपका सपोर्ट, फिर आप देखोगे कि ये रही यहाँ पर मेरी ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हुई, फिर अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो इस लेवल के एसएल के साथ, यहाँ पर आपकी एंट्री, तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल जाना है क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इस लेवल पर कम क्वांटिटी रखनी है। जब ये सपोर्ट ब्रेक होता है, इस तरीके से कंफर्म होता है, उसके बाद क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। तो ट्रेंड लाइन जब भी टूटेगी उसके नीचे आपको इस तरीके से सपोर्ट दिख जाएगा। ये ट्रेंड लाइन जब भी टूटेगी उसके ऊपर आपको इस तरीके से रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो इन बातों को भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप देखना एनालिसिस किस तरीके से काम करता है। आप ये सारी चीज़ों को अगर मास्टर कर लेते हो तो आपको ज़िंदगी में किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या सीखा था, ये रेजिस्टेंस टूटा, इस तरीके से ब्रेकआउट किया, यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आप देखो यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारी इलियट वेव थ्योरी, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, फिर हमने डिस्कस किया है इस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पर हमारी एंट्री, यहाँ पर हमारा एसएल, और एटलीस्ट 1:2 का हमारा टारगेट या फिर 5 नंबर पर आता है, तब हमें वहाँ पर देखना है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में काम करती है, पर हर बार काम नहीं करती, 10 में से 10 बार काम नहीं करती। रिस्क रिवॉर्ड सही रख के चलोगे तो यहाँ पर आप टिक जाओगे। फिर लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके रखना, प्रॉफिटेबल ट्रेड को जल्दी निकाल देना, कुछ भी करने लगना, इन चीज़ों का वेट नहीं करना, ऐसे चीज़ों में आपको ट्रेड करना, यहाँ पर भी बाय करने चले आना, यहाँ से तुरंत बाय कर लेना, ऊपर जाएगा, ऐसी सारी चीज़ें करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। प्रॉपर सोचकर, समझकर, सीखकर, मनी मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ख्याल रख के, प्रॉपर रूल डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आपका कुछ हो सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना, और ये जो मैंने अभी बोला ना, इसे भी नोट डाउन ज़रूर कर लेना। फिर अगर देखो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर इस तरीके से गया, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया होता तो यहाँ पर आपका लॉस होता, पर सेम चीज़ ये फिर से रिपीट हुई। यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया होता तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। तो एक ही चीज़ इसी चार्ट में आपको दिख रही है, एक में फेल हुई, तो जब ये यहाँ पर फेल हुई ना, तब छोटा लॉस देके निकल जाओ। जब ये चीज़ आपकी यहाँ पे चल गई ना, तब जितना हो सके उतना अच्छा प्रॉफिट लो, अपनी पोजीशन को ट्रेल करके जितना हो सके उतना अच्छा प्रॉफिट निकालो। प्लीज़ जब ट्रेड चलता है तब 1:2 तो आपको कवर करना ही है। तो यहाँ पर ट्रेड फेल होंगे, यहाँ पे ट्रैप होंगे, हर चीज़ हर बार काम नहीं करेगी, पर जब भी गलत जाते हो छोटा लॉस देके निकल जाओ, जब भी सही जाते हो वहाँ पर टारगेट अपना पूरा लो। अब यहाँ पर देखना आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इतना बड़ा ये बिल्डअप हुआ, इतना बड़ा बिल्डअप हुआ, ये स्टॉक ऊपर की तरफ इस तरीके से गया, टाइम स्पेंड करके गया, प्रॉपर इस तरीके से यहाँ पर गया, फिर एक रीटेस्ट किया, रीटेस्ट का भी ब्रेकआउट किया, फिर भी फेल हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अपना रिस्क मैनेज करके चलो, उससे आगे और मैं क्या बोलूँ। अपना रिस्क मैनेज करके चलो, उसके सिवा मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इस लेवल पर अगर आप गए होते तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको ज़रूर से मिलता, फिर इस तरीके से ट्रेलिंग में आप निकल जाते। या फिर आप अगर ये कहो कि इस लेवल पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं रीटेस्ट के ब्रेकआउट पर जाऊंगा, भाई रीटेस्ट का ब्रेकआउट कभी फेल ही नहीं होता, तो देख लो भाई साहब ये रीटेस्ट का ब्रेकआउट कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा रिस्क मैनेज होना चाहिए। इस लेवल पर एंट्री ले रहे हो तो ये एसएल देने के लिए तैयार होने चाहिए, और जब एसएल आता है तो एसएल पर निकलने के लिए तैयार होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना, ये चीज़ें आपके ध्यान में आनी ज़रूरी है, इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें कभी मत देखो, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो मार्केट में होता है, उन सारी चीज़ों को देखो, उनसे मुंह मत मोड़ो, उन्हें नज़रअंदाज मत करो। उन्हें नज़रअंदाज करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। ये सारी चीज़ें देखी होगी ना, तभी मन में एक छोटा सा डर बन के रहेगा कि मुझे अपना रिस्क मैनेज करके चलना है, वरना तो घर बार बेच के पैसा लगा दोगे कि रिटेस्ट का ब्रेकआउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा ही होगा ज़रूरी नहीं है। हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलो। पर हाँ, 10 में से 10 बार ये चीज़ें फेल नहीं होगी, 2-3 बार ये फेल हो सकती है, ज़्यादातर बार ये चीज़ चलेगी। फिर अगर आप अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हो, एटलीस्ट 1:2, तो आप सर्वाइव कर जाओगे। फिर देखिए यहाँ पर ये एक रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहिए। जब तक इस रेंज के बाहर स्टॉक नहीं निकलता तब तक कुछ नहीं करना चाहिए।
ऊपर की तरफ अगर इस तरीके से गया तो हम एंटर करेंगे, नीचे की तरफ अगर इस तरीके से आया तो हम एंटर करेंगे, वरना इस पूरी रेंज को इग्नोर ही कर दो। यहाँ पर बाय कर लेता हूँ, बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लूँगा, इस तरीके से मत करो। यहाँ पर बाय किया, इस तरीके से आया ना, बहुत बुरे तरीके से फंस जाओगे। और ऐसे वोलेटाइल मार्केट में, ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में ज़्यादातर बार लॉस ही होता है। तो यहाँ पर तो देखो हमारी चीज़ें इस तरीके से नहीं बनी, तो मैं होता तो मेरा ट्रेड तो मिस हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं, अगले टाइम पर देख लेंगे। यहाँ पर ये चीज़ कब बनी, इस लेवल पर बनी, तो यहाँ पर आपको लग सकता है कि इतना प्रॉफिट तो मेरा चला गया। हाँ भाई चला गया, सब कुछ आप कवर नहीं कर सकते, सब कुछ आप नहीं ले सकते, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना भी होगा। ये चीज़ सीख जाओगे तभी कुछ कर पाओगे। हर ट्रेड में सब कुछ कवर करने की कोशिश करोगे, बॉटम पे बाय करके टॉप पर सेल करने की कोशिश, टॉप पर सेल करके बॉटम पर बाय करने की कोशिश, ऐसे आप बर्बाद हो जाओगे। ये चीज़ कोई नहीं कर सकता। हाँ कभी कभार गलती से रेंडमली ये चीज़ हो जाती है, रेयरली होता है ऐसा, वो भी गलती से कि मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ यहाँ से जाएगा और चला भी जाता है, पर हर बार ये नहीं होगा। हर बार ये करने जाओगे लॉस ही करके आओगे। तो प्रॉपर चीज़ें बने तभी हमें ट्रेड करना है, कि सिर्फ एक टाइम फ्रेम को देखकर हमें ट्रेड नहीं करना। अभी तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हुआ जाके ट्रेड कर लो, ये सपोर्ट है, ये ब्रेक हुआ जाके ट्रेड कर लो, यहाँ से नीचे आया यहाँ से सेल कर दो, यहाँ से ऊपर गया यहाँ पर बाय कर लो। पर इन सारी चीज़ों के साथ साथ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करना होता है। सिर्फ किसी एक टाइम फ्रेम को देखकर कभी ट्रेड नहीं करना। जैसे कि इंट्राडे में आप 5 मिनट को यूज़ करते हो, तो सिर्फ 5 मिनट को देखकर कुछ नहीं करना, मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है। कोई भी ट्रेड आप ले रहे हो, आपको एक से ज़्यादा टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना होता है। वो किस तरीके से करना होता है वो बहुत ही अच्छे से और डीप में समझेंगे। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देखो जब भी ऐसी कैंडल आती है थोड़ा कम भरोसा करो, क्योंकि यहाँ पर रिस्क मैनेज सही से नहीं होता। इस कैंडल पर आप ट्रेड लोगे तो एसएल कहाँ पर लगाओगे, और ऑलरेडी इतना बड़ा मोमेंटम जब छूट चुका होता है तब ज़्यादा हिम्मत भी नहीं रहती कि यहाँ पर बाई करें, क्योंकि एक तो एसएल बहुत बड़ा आता है और इतना मोमेंटम चला गया, फिर मन में ये आता है कि और क्या मोमेंटम होगा। तो ऐसे में आपको ऐसे स्टॉक को इग्नोर कर देना चाहिए। अगर ऐसे स्टॉक में आपको रिस्क लेना ही है तो यहाँ पर कुछ भी मत करो, इससे देखो इस तरीके से पुल बैक करके ऐसे निकलने दो, फिर इस लेवल पर एंट्री बनाओ, वो भी कम क्वांटिटी में इस एसएल के साथ, ताकि एक कंफर्मेशन भी मिल जाए और प्रॉपर एक छोटा एसएल भी मिल जाए। ऐसा करो जब भी इस तरीके से होता है ना, पर इस तरीके से जब कैंडल निकलती है तो वहां पर फोमो में जल्दी से जाके ट्रेड करने की कोशिश मत करो। तो जब भी ट्रेड इस तरीके से मिस हो जाए, देखो फिर ये इस तरीके से पुल करके निकले, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो। और इस लेवल पर ना क्वांटिटी कम रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम निकल चुका है। यहाँ पर छोटा एसएल मिलता है, प्रॉपर चीज़ें बनती है, ट्रेड ले लो कोई बात नहीं है, पर ना क्वांटिटी कम रखो, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम निकल चुका है। आगे क्या होगा हमें नहीं पता, इसीलिए हमें संभल के चलना है। फिर देखो इस तरीके से आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पर जब भी ये फिर से रिवर्स कर जाए तो हमारा छोटा लॉस होगा, क्योंकि हमने क्वांटिटी कम रखी थी, प्रॉपर एसएल रखा था। और यहाँ पर एक और पॉइंट ये भी है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा ना, तो ये जो इम्पल्सिव वेव में जो कैंडल बनेगी ना, ग्रीन कैंडल, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। और ये जो करेक्टिव वेव में रेड कैंडल बनेगी ना, ये कोई खास कैंडल नहीं होगी, ये वीक कैंडल होगी, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल नहीं होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर बार ये प्रॉफिट बुकिंग ही होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई शॉर्ट सेलर है ही नहीं, हो सकता है शॉर्ट सेलिंग भी कर रहे हैं लोग, पर बायर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो कैंडल होती है वो वीक होती है। तो जब तक आपका अप ट्रेंड चल रहा है, आपकी ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बन रही है, और जब भी पुल बैक आता है, जो रेड कैंडल होती है, जो प्रॉफिट बुकिंग में पुल बैक आता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक बन रही है, आप समझ ही लीजिए अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और जब भी देखो इस तरीके से आपकी रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग आने लगे ना, देखो ये जो पुल बैक थे, ये जो पुल बैक थे, इसमें रेड कैंडल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, पर ये जो पुल बैक हुए, ये जो पुल बैक हुए, उसमें रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग आने लगी। तो अब आप समझ लो कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। ये कोई नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग थी, तो बायर्स फिर से उठा लेते थे प्राइस को। और ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, सेलर्स एक्टिव हो गए हैं जो प्राइस को नीचे की तरफ ले जाने के लिए तैयार है। फिर आपको ये बात समझ जानी है, अलर्ट हो जाना है, अपनी पोजीशन को मैनेज कर लेना है, फिर आप देखो इस तरीके से हो सकता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी, ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग बनती रहेगी, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा।
जैसे ही ये जो पुल बैक आते हैं इसमें रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बनने लगे, इस तरीके से बनने लगे, इस तरीके से बनने लगे, आप समझ लो सेलर्स आ चुके हैं, फिर मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो इस पॉइंट को लिख कर रखना, याद रखना। और यहाँ पर डाउन ट्रेंड में भी देख लीजिए, जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है तो ये रेड कैंडल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, रेड कैंडल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। बीच में जो ये पुल बैक की करेक्शन की ग्रीन कैंडल होती है वो कोई खास नहीं होती है, जिस तरीके से हमने अप ट्रेंड में देखा था। फिर जब भी देखो ये ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग आने लगे ना, आप समझ लो बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, अब प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। जब तक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग है सेलर्स के हाथों में कंट्रोल है। रेड कैंडल अपना कंट्रोल खो दे, ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग आने लगे, मतलब कि सेलर्स अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं, अब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। पर हम बीच में से कुछ भी नहीं करेंगे, हम प्रॉपर अपना स्ट्रक्चर बनने देंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना कि डाउन ट्रेंड है तो रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सेलर्स की कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनने लगे फिर आप समझदार हो, आपको पता है क्या होगा। के अलावा एक और ये पॉइंट याद रखना कि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। मार्केट में जब भी बाइंग आती है इतना तेज़ी से नहीं आएगी जितना तेज़ी से सेलिंग आएगी। मार्केट जब ऊपर जाएगा ना तो देखो इस तरीके से साइडवेज हो जाएगा, इस तरीके से साइडवेज हो जाएगा। पर जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा ना तो इतना ज़्यादा साइडवेज नहीं होगा, देखो एक झटके में इस तरीके से आ जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बाइंग में मार्केट को फॉर एग्जाम्पल 20 दिन लगे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 10 दिन ही लगेंगे, उसे 12 दिन ही लगेंगे। सेलिंग इज़ ऑलवेज फास्ट, क्योंकि जब भी ना मार्केट में सेलिंग आती है ना, पैनिक सेलिंग आती है। थोड़ी सी मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आती है ना, लोग बहुत ही डर जाते हैं, पैनिक में आके सेलिंग करने लगते हैं। मतलब कि थोड़ा सा ऐसा कुछ भी हुआ कि मार्केट नीचे गिर सकता है या कोई नेगेटिव न्यूज़ आई तो लोग अपने पोर्टफोलियो से पोजीशन निकालने लगते हैं, शॉर्ट सेलिंग करने लगते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पैनिक में सेलिंग आती है तो मार्केट बहुत ही जल्दी और बुरे तरीके से नीचे की तरफ गिरने लगता है। पर अगर मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ होती है तो मार्केट इतना अच्छे तरीके से ऊपर नहीं जाएगा जितना बुरी न्यूज़ में नीचे की तरफ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी तो 1000 पॉइंट ऊपर जाने में उसे 3 दिन लगेंगे, पर अगर उसे नीचे की तरफ गिरना होगा तो एक ही दिन में वो 1000 पॉइंट गिर जाएगी। और ये सारी चीज़ें आपने देखी भी होगी, क्योंकि सेलिंग में क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव न्यूज़ होती है और नेगेटिव न्यूज़ को लोग बहुत ही ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रास्ते पर कहीं पर जा रहे हैं और रास्ते में आपको 100 रुपये का नोट मिलता है, आपको बहुत ही अच्छा लगता है, चलो मुझे 100 रुपये का नोट मिला, आप अपने पास रख लेते हो। पर अगर आप रास्ते पर कहीं पर जा रहे हो, आपके 10 रुपये गिर जाते हैं तो आप तबाही मचा दोगे, यार मेरे 10 रुपये कहाँ पर चले गए। आप वहाँ पर 2 घंटे तक 10 रुपये को ढूंढते रहोगे। 100 रुपये मिलने की जो खुशी नहीं होगी ना, उससे कई गुना ज़्यादा दुख होगा 10 रुपये गिरने का। और ये दोनों अलग अलग केस है। एक बार आप गए, आपको 100 रुपये मिले, आपको इतनी खुशी नहीं हुई। एक बार आप गए, आपके 10 रुपये गिर गए, आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि ये हमारा नेचर है। जब भी कोई बैड न्यूज़ आएगी, कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी, हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, हम बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गए। कोई गुड न्यूज़ आएगी, उस पर इतना बड़ा हम रिएक्ट शायद ना करें, पर नेगेटिव न्यूज़ पर हम बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। मार्केट में कभी कोई गुड न्यूज़ होगी, हो सकता है उस गुड न्यूज़ पर मार्केट कोई रिएक्ट ना करे। गुड न्यूज़ मतलब कि पॉजिटिव न्यूज़, अच्छी न्यूज़। पर अगर मार्केट में कोई छोटी सी भी बैड न्यूज़ होगी, कोई नेगेटिव न्यूज़ होगी, तो मार्केट उस पर रिएक्ट ज़रूर करेगा। तो याद रखना, अच्छी न्यूज़ पर मार्केट रिएक्ट करे या ना करे, बुरी न्यूज़ पर मार्केट रिएक्ट ज़रूर करेगा। तो यहाँ पर लोगों को सुनने में आता है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, कोई कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट खराब आ सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। लोग अग्रेसिवली सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, अपना पोर्टफोलियो खाली करना स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट सेलर आ जाएंगे और प्राइस तो भाई साहब गई फिर से। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना कि सेलिंग इज़ ऑलवेज फास्ट। और देखिए, जब भी स्टॉक इस तरीके से ऊपर जाता है, साइडवेज हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, साइडवेज हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, साइडवेज हो जाता है, इसे कहा जाता है टाइम करेक्शन। यानी कि प्राइस ऊपर जाती है, टाइम बिताती है, फिर ऊपर जाती है, टाइम बिताती है, फिर ऊपर जाती है, टाइम बिताती है। प्राइस अप ट्रेंड में तो है, पर बीच बीच में टाइम बिता रही है, यानी कि साइडवेज हो रही है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे कि प्राइस टाइम करेक्शन करके ऊपर की तरफ जा रही है। पर अगर प्राइस इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, जैसा कि हमने समझा था, इस तरीके से नहीं, साइडवेज होकर नहीं, इस तरीके से पुल बैक करके जाएगी, तो इसे हम कहेंगे कि ये चार्ट प्राइस करेक्शन करके ऊपर की तरफ जा रहा है। साइडवेज होके जाएगी तो हम कहेंगे कि ये टाइम करेक्शन हो रहा है।
है। यहाँ पर प्राइस करेक्ट होती है, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर की तरफ भाग जाती है। यहाँ पर प्राइस एक ही लेवल पर रुक जाती है। तो ये है टाइम करेक्शन, ये है प्राइस करेक्शन।